आप गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पार्थ एजुकेशन के इस मंच पर पूरा स्वागत है। ठीक है, जैसा कि कल रोहित सर ने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेट के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन हर चीज को पढ़ने की एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनानी बहुत जरूरी होती है। तुरंत ही सिलेबस की शुरुआत कर देना थोड़ा सा अच्छा नहीं, लेकिन उसके पहले देखिए आपको रिवाइज कैसे करना है अपने सिलेबस को, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समय कम है, लेकिन समय एग्जाम के टलने से आपको फायदा भी हुआ है। जो लोग जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है, जिनको क्रैश कोर्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वे क्या करें कि अपने मैटर को रिवाइज करें, बार बार दोहराएं। अगर जिनको स्वयं से नहीं हो पाता है, समय कम है, सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उन लोगों से मेरा ये कहना है कि वे फिर थोड़ा सा 1000, 1500, 1600 रुपये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि रूम पर रिवाइज करने में समस्या है, रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो मैं तो आपको सुझाव ये दूंगा कि आप इस क्रैश कोर्स में आकर के जुड़ जाइए हमसे। उसका फायदा ये होगा कि मैं चीज़ों को नए विजन के साथ, नए तरीके के साथ आपके पास लेकर के आऊंगा और सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कराते हुए चलता जाऊंगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर फोकस करते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं, आपसे हो सकता है छूट भी जाए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पर आपके ध्यान को क्या करूँ, आकर्षित करा दूं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को लेकर के ही क्रैश कोर्स जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ आपको पहुंचाया जा सके। भूगोल जैसे लंबे सिलेबस के लिए, वो भी नेट के लिए 1.5 से 2 महीने के बीच में सारी चीज़ों को समेटना अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसमें से अगर हम लोग 70% सिलेबस निकाल लिया जाए, बाहर की इतना हमको रिवाइज करना ही करना है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और वहां पर अगर हम ढंग से पकड़ बना लें तो हम लोगों का 67 से 68% आ जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, जेआरएफ। मैं तो 70% के आसपास लेके आपको चलना चाहता हूं, ताकि आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए जरूरी क्या है, स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाया जाए कि हम लोग इसमें सफल हो पाए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए यह है कि आपको सबसे पहले, यहां पर मैं उल्टा लेकर के चलूंगा। हर जगह लोग बैच की शुरुआत किसी और चीज से करते हैं, किसी और चीज से करते हैं, कोई वर्ल्ड से करता है, कोई इंडिया से करता है, कोई फिजिकल से करता है, लेकिन मैं आज इस क्लास को, अपने इस बैच को उल्टा दोहराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी उल्टा से होनी शुरू हो जाए। यानी कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट पहले देखा जाएगा। अब यहां देखिए, आपके सिलेबस का जो सबसे बड़ा पार्ट है, नेट में विचारधारा और दूसरा पार्ट है कार्टोग्राफी। ये दो भाग ऐसे हैं जहां से कम 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। विचारधारा से मिलाकर के अकेले मुझे लगता है कि 10 से 12 सवाल, या इसको हम 15 भी कर दें तो कोई बुराई नहीं है। और कार्टोग्राफी से कम 8 से 10 सवाल रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 15 और 10 सवाल मिलकर के ये 25 सवाल हो जाते हैं, जहां से खूब जम करके सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए
मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि कम से कम ये 25 सवालों में से हमारी आपका जो टारगेट हो कि 20 सवाल हम लोग सही करके आएंगे, 20 से 22 सवाल मेरा सही कराना लक्ष्य रहेगा। यानी इन 25 सवालों में से मैं आपको गारंटी लेता हूं कि कम से कम 20 से 22 सवाल आपके सही करवा दिए जाएं। ये मेरा उद्देश्य रहेगा, मेरा लक्ष्य रहेगा। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वह है विश्व का प्रादेशिक भूगोल और दूसरा है भारत का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इन दोनों से मिला करके अगर विश्व से देखा जाए तो कम से कम 15 क्वेश्चन यहां से रखे जाते हैं। भारत से कम 15 से 18 प्रश्न यहां पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो 15 अगर औसत ले लिया जाए तो 30 क्वेश्चन आपके यहां से आपके आ जाते हैं। 30 से 40 प्रश्न यहां से पूछा जाता है, लगभग विश्व और भारत मिला करके। इस प्रकार ये दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत बड़ा सिलेबस है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम आपको इस वाले भाग में मतलब जितना ज्यादा हो पाए, 30 से 40 प्रश्न में अगर समय होता तो मैं तो एक भी गलत नहीं होने देता, लेकिन जितना मुझसे रिवाइज करवाना बनते बनेगा, मैं सारा का सारा रीजनल ज्योग्राफी आपको इतने कम समय में रिवाइज करवाने का कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें जहां पर आपकी नजरें नहीं गई होंगी, मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, शाहिद रजा, आप क्वेश्चन पेपर लेकर के आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितना पूछा जाता है। एलिनो लानीना जलधारा है, सत्येंद्र यादव जी। ठीक है, अब यहां देखिए, अब एक चीज यहां पर हम लोगों को और कर लेना है कि शाहिद रजा जो आप कह रहे हैं कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल भारत, इसमें केवल नदियों से और पर्वतों से इसमें मत शामिल करिएगा। विश्व की जनजातियां, विश्व का एग्रीकल्चर, विश्व के उद्योग, ये सारे मिला लेंगे तो कितने सवाल पहुंच जाते हैं? 40 से ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, जब ये आप कर लेते हैं तो 20 और 30 सवाल, लगभग 50 सवाल यहां पर आ गए। ठीक है, अब लगभग हमारे पास जो सवाल हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट यहां पर बच जाता है। क्या समझिएगा कि विश्व और भारत करने के बाद अब आपका भौतिक भूगोल बचता है। जिसमें समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान। अब आप लोगों के लिए समुद्र विज्ञान तो जरूरी है ही है, जलवायु विज्ञान के सारे पार्ट जरूरी है। भू आकृतिक विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से सवाल बनते हैं। यानी यहां से और यहां, यानी इन तीनों को मिला करके और इनको मिला करके लगभग बराबर बराबर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे आपके बीच की ये टाइमिंग। अब दिक्कत क्या होता है कि जो व्यक्ति यहां पर कमजोर है, जिसका रीजनल कमजोर होता है, ठीक है, ठीक है, वह जो है उसका पेपर अच्छा नहीं हो पाता और वह नेट क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमेशा जितने भी लोग तैयारी करने वाले होते हैं उनको समस्या दो जगह होती है, एक तो रीजनल पर और दूसरा विचारधारा और कार्टोग्राफी। जिन व्यक्ति का ये दोनों पार्ट कमजोर है, रीजनल और प्रादेशिक भूगोल और विचारधारा और कार्टोग्राफी, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ से
2 ही 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल अगर आप गलत करके आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा, आप जो है उस एग्जाम में फेल हो जाइएगा और थोड़ा सा निराशा हाथ लगता है, तकलीफ होती है। ठीक, तो हमारी और आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम लोगों का भौगोलिक विचारधारा, कार्टोग्राफी और प्रादेशिक भूगोल, ये दोनों क्या हो जाए, ये 3 पार्ट बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। अब आज के समय में एक बहुत बड़ा पार्ट ये चल रहा है कि जब इतना करते हैं तो इसमें पर्यावरण भूगोल का भी महत्व बढ़ते जा रहा है। और किसी भी एग्जाम में औसत देखा जाए तो 7 से 10 सवाल पर्यावरण भूगोल से पूछे जा रहे हैं और लगभग इतने ही सवाल आपके नेट के पेपर में, कभी 6 सवाल, कभी 7 सवाल, कभी 8 सवाल, इस तरीके से आपके नेट के पेपर में पर्यावरण भूगोल से रहते हैं। इसीलिए आपको यहां पर भी क्या होता है, ठीक है, हम बता रहे हैं रविचंद्र जी, अनुभव है इसीलिए। ठीक, हाँ, पीडीएफ में पीके रुद्र जी पीडीएफ टाइप हो रहा है सारे मैटर, और 4-5 दिन, बहुत ज्यादा 1 हफ्ते में आपको मैटर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। पर्यावरण भूगोल से भी 7 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 7 से 10 सवाल में सारे के सारे सवाल पर्यावरण भूगोल से आपके कराए जाए। ठीक, अब कहीं भी पूर्णतया नहीं होती है, लेकिन कोशिश हमारी जरूर रहती है कि जितना अधिक से अधिक, 10 है तो कम से कम 8 से 9 सवाल आपके सही, 1 या 2 सवाल हम लोग सोचते हैं गलत हो। ठीक, तो कोशिश रहेगी आप साथ दीजिएगा, मैं लेक्चर देते जाऊंगा धड़ाधड़, आप सुनते जाइएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब इतना पाठ हम लोग कर लेते हैं पर्यावरण भूगोल के बाद, तब भूगोल में कुछ मॉडल, सिद्धांत और नियम हैं। मॉडल, सिद्धांत और नियम जो बनाए गए हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल, वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल, जेके जिफ का कोटि आकार नियम, कोटि आकार नियम। उसी तरीके से कुछ थियरीज हैं, जैसे प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, सिद्धांत जिसमें आप कहते हैं डार्विन का अवतरण सिद्धांत, ठीक है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भूगोल में कुछ मॉडल बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं। अब ये मॉडल, सिद्धांत, नियम बनाए कहाँ से गए हैं? ये मॉडल, सिद्धांत, नियम आर्थिक भूगोल में मिलेंगे आपको। जैसे वेबर का औद्योगिक सिद्धांत या मॉडल, ठीक है, उसी तरीके से आपको केंद्रीय स्थल सिद्धांत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आर्थिक भूगोल में मिल जाएंगे। उसी तरीके से कृषि भूगोल में कुछ नियम, सिद्धांत, मॉडल मिलेंगे। ठीक है, वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण मॉडल। ठीक है, फिर उसी तरीके से जो मिलते हैं मानव भूगोल में मिलेंगे, अधिवास भूगोल में मिल जाएंगे। ग्रामीण अधिवास के आकार की प्रतिरूप जैसे जब पढ़ेंगे तो उसी में जब आगे बढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार प्रतिरूप में, तो उसी में मिलेगा कि रैंक साइज रूल, कोटि आकार नियम। ठीक, नगरों की आकार की, नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। ठीक है, ये सारे जो हैं वहां पर मिलेंगे, जिसमें आप कहते हैं कि सेकेंडरी वलय सिद्धांत, ठीक है, बहु सेक्टर थियरी, ठीक है, बर्गेस का मॉडल, होमर और हाइट का मॉडल। ये जो चीजें पढ़ते हैं ये सभी मॉडल हैं, थियरी हैं, सिद्धांत हैं। ये भूगोल में समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया।
ठीक, तो वही हमने लिखा कि अधिवास भूगोल में आएंगे तो इस तरह का मिल जाएगा। उसी तरीके से समुद्र विज्ञान के सिद्धांत, जलवायु विज्ञान के सिद्धांत, भू आकृतिक विज्ञान के मॉडल सिद्धांत, ठीक है, ये आपको यहां से सवाल पूछे जाते हैं और यहां से खूब सवाल पूछा जाता है। यानी ऐसे समझिए कि मॉडल सिद्धांत और नियम को मिला करके ही कम से कम 10 सवाल आपसे पूछ दिया जाए, ज्यादा ही रहता है, प्लस 5 और कर देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं दे रहा हूं, समुद्र विज्ञान में सागर नितल परसरक, ठीक है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये सभी समुद्र विज्ञान के थियरी हैं। उसी तरीके से जलवायु विज्ञान में जब आएंगे तो वाताग्र का सिद्धांत, वाताग्र किसने दिया था, तो बर्कनीज का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। जब आगे बढ़ेंगे आप, तो जब बर्कनीज पढ़ लेंगे तो फिर आप जब त्रिकोष्ठीय रेखांशकीय मॉडल, जो अभी अब्दुल जी ने प्रश्न पूछा था कि सर त्रिकोष्ठीय रेखांशकीय मॉडल क्या होता है, तो वायुमंडलीय परिसंचरण का त्रिकोष्ठीय रेखांशकीय मॉडल हैडली, सेरल और पोलर ने मिलकर के दिया था। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जलवायु जियोमॉर्फोलॉजी में आएंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी में तो सिद्धांत ही सिद्धांत है, लेकिन जलवायु विज्ञान में भी, आज जलवायु विज्ञान में आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ना है। यानी जलवायु वर्गीकरण भी आपको यहाँ पर पढ़ लेने है ना, जलवायु विज्ञान, इतने सारी चीजें पढ़नी। ठीक है, वायु राशियां पढ़नी, पूछा गया सवाल है। फिर जैसे ही आप जलवायु विज्ञान को पार करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में आएंगे, तो भू आकृतिक विज्ञान में आते ही आपको वहां पर थियरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व तो आपको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप वहीं पर क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थियरी को पढ़ते ही आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर प्लेट टेक्टोनिक के बाद आप वहीं पर पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी आपको वहीं जान लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें जो है 2 संकल्पनाएं चलती हैं। ठीक है, एक तारा वाला संकल्पना, 2 तारा संकल्पना। ठीक, जब इसको आप पढ़ते हैं तो भूआकृतिक विज्ञान में ही, ठीक, जो है भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर का, भूसन्नतियों के कारण डेवलप कैसे हुए, जब इसको आप पढ़ लेंगे भूसन्नति के सिद्धांत के बाद, तो फिर आपको पढ़ेंगे जेफरीज के तापीय, यानी पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, उसी क्रम में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में भी जो कुछ सिद्धांत के नाम पर कहा गया, फिर आइसोस्टेसी पढ़ना है आपको, समस्थैतिकी का सिद्धांत पढ़ना, ये थियरीज हैं भूआकृतिक विज्ञान के। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको यहाँ पर मॉडल सिद्धांत और नियम से भी सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर आपको इस सारी चीजों को जानना है। अब ये जो मॉडल सिद्धांत नियम है, मैंने क्या लिखा ना, आर्थिक, ये जो मॉडल है, सिद्धांत है और नियम है, इन सब को मैं एक साथ मिला करके पढ़ाऊंगा, ताकि यहां से सवाल गलत ना हो और आपके पास जितने मॉडल सिद्धांत नियम है उन सब का एक कंप्लीट मैटर एक ही जगह क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ठीक है, ये बिखरा हुआ है और ये इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जलवायु विज्ञान का मॉडल सिद्धांत नियम, बर्कनीज का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जलवायु विज्ञान में पढ़ा, और जब आप दोहराते हैं तो जलवायु विज्ञान का मॉडल सिद्धांत नियम वहां छूट जाता है, समुद्र विज्ञान का मॉडल सिद्धांत नियम वहां छूट जाता है। दोहराते समय चीजें छूट जाती हैं, रिवाइज ही नहीं हो पाता। अधिवास भूगोल का मॉडल सिद्धांत नियम अधिवास भूगोल की किताब में, मानव भूगोल का मॉडल सिद्धांत नियम मानव भूगोल की किताब में। ठीक है, यही कमियां है, टीचर की भी यही कमियां कि आर्थिक भूगोल जब पढ़ाता है तो उसका सिद्धांत वही पढ़ा, अरे अप्लाइड कराओ भाई ना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसी वजह से यहाँ पर से सवाल गलत होते हैं। पढ़ा हुआ सवाल, आंखों के सामने से गुजरा हुआ चीजें, ठीक है, वहां पर क्या हो जाती हैं, रिवाइज ना होने की वजह से क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बिखरी हुई सामग्री है अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों पर, पता चला कोई 455 नंबर पेज पर है तो कहीं और पेज पर है, जो बिखरी हुई सामग्री आपके पास पड़ी हुई है, मैं उसको वहां से उठा करके आपके जेब में ला करके डाल दूंगा, एक जगह इकट्ठा कर दूंगा, एक पैकेट बना दूंगा। ठीक है, टॉफी खाना है, कैडबरी मिल्क खाना है, खोला, खा लिया, सारा का सारा कैडबरी मिल्क का स्वाद वहीं पर मिल गया। ठीक है, मॉडल सिद्धांत नियम और भौगोलिक विचारधारा अलग से।
ठीक है, विचारधारा पढ़ना है, ठीक है, शुरू किया पढ़ना शुरुआत से और ब्रिटिश अमेरिकन भूगोलवेत्ता तक आकर के सारा खत्म कर दिए, एक भी सवाल गलत। यानी ये जो हमारे पास बिखराव की स्थिति है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 सवालों से, 3 सवाल 2 सवाल 4 सवाल 5 सवालों से क्या होते हैं एग्जाम में हमें क्या होता है, असफलता हासिल लगता है। ठीक, 5-5 सवालों से, 3-3 सवालों से हम बाहर होते रहते हैं। ठीक है, उसका वजह कुछ और नहीं है, मात्र एक वजह है। वह वजह यह है कि हमारे पास जो सामग्री है वह बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में है, उसको हम एकत्र करके कंपैक्ट करके नहीं ला पाए हैं। वह काम मेरा है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए, जब ये सारी चीजें कर लेते हैं तब जा करके हमारा और आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होगा और इस तरीके से हम इस सफर को तय कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कल मैं टॉपिक शुरू करूंगा, आज आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था कि अपने मित्रों को और सारे लोगों से ये कह दीजिए कि बहुत ही बेहतर क्लास शुरू होने वाला है, इसमें जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉपिक मैं कल शुरू करूंगा उसमें भौगोलिक विचारधारा की शुरुआत करूंगा। भौगोलिक विचारधारा में जो आप शुरू करेंगे उसमें चिर सम्मत काल से चिर सम्मत काल में आपको 2 भूगोल पढ़ना है, यूनानियों को पढ़ना है, यूनानी भूगोलवेत्ता, और दूसरा पढ़ना है रोमन भूगोलवेत्ता। अब जरा देखिएगा, मतलब लाइन लग जाएगी। यहां पर होमर पढ़ना है, थेल्स पढ़ना है, एनेक्जिमेंडर पढ़ना है, होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हिकैटियस पढ़ना है, हेरोडोटस पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस, होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, एरिस्टोथेनीज, हिपार्कस और पोसिडोनियस। ये सारे विचारक आपको यहां पर पढ़ना है। यहीं पर प्लेटो और अरस्तु भी आ जाएंगे। ठीक है, जब रोमन आएंगे तो प्लिनी, टालमी, पॉम्पेनियस मेला, ये आपको पढ़ना है। स्ट्रेबो भी यहां पर पढ़ना है, स्ट्रेबो, प्लिनी, टालमी। जब रोमन भूगोलवेत्ता को पार करेंगे आप, ठीक है, तब उसके बाद डार्क एज आएगा, अंधकार युग आ जाएगा। अंधकार युग में जर्मन थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अरब भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे। ठीक है, अरब, और फिर यहीं पर खोजों का युग भी आपको पढ़ना है, जिसमें विश्व के अलग अलग समय से, अलग अलग देशों से अलग अलग नाविक निकल करके, ठीक है, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आप वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, ठीक है, मैगलन का नाम सुना होगा, बोहेम का नाम सुना होगा, ट्रैक का नाम सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, यानी यहाँ पर जो है यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, खोजों के युग। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हम लोग, यानी समझ रहे कितना लंबा यात्रा तय करना है। अंधकार युग ये सारा जब बीत जाएगा तब 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप आ जाएंगे, और यहाँ पर जर्मन भूगोलवेत्ता आपको शुरुआत करना है। ठीक है, निश्चयवाद की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ठीक, और निश्चयवाद और संभववाद का द्वैत यहां पर नजर आएगा। साथ ही साथ एक द्वैत और नजर आएगा, क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल का द्वैत। ये सारी चीजें जर्मन भूगोलवेत्ताओं के शुरुआत के साथ ही क्या हो जाती हैं, आपके सिलेबस में एंट्री कर जाती है, और जहां से खूब जम करके सवाल पूछे जाते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ताओं तक आने के पहले,
यानी ऐसे समझिएगा कि जैसे ही जर्मन भूगोलवेत्ताओं की शुरुआत आप करते हैं तो क्लूवेरियस, वारेनियस और इमैनुअल कांट, ये तीन क्रम एक साथ आते हैं और कांट के बाद ही आधुनिक भूगोल की शुरुआत हो जाती है। ये आपका शुरुआत, ठीक है। तो क्लूवेरियस, बैरेनियस के बाद जब कांट, ये जर्मन में चल रहा हूं, आधुनिक भूगोल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कांट, इमैनुअल कांट के बाद जब आप आते हैं जर्मनी में तो दो पिलर, दो स्तंभ उत्पन्न होते हैं जिसमें हमबोल्ड होते हैं और रीटर होते हैं। फिर रेडजल आते हैं, इनकी शिष्या इलैन चर्चिल शैम्पुल आती हैं, ठीक है। और फिर आगे चल करके रीटर के दो शिष्य रेकलस और गोएट आते हैं, ठीक है। रेडजल, फिर रिस्थापेन, ठीक है, क्लूवेरियस। तो इस तरीके से जर्मन भूगोलवेत्ताओं का एक श्रृंखला क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। और जब जब हम लोग ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये पूरी सेगमेंट समझिएगा, हमबोल्ड, रीटर, रेकलेस और गोएट के बाद रेडजल, फिर शैम्पुल, ये पूरा जो है आगे बढ़ता हुआ एक विवाद उत्पन्न होगा बीच में क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक अध्ययन का द्वैत। और वह द्वैत जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे बढ़ेगा। क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक अध्ययन का द्वैत जो है ये जाकर के अमेरिकी भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं तक क्या हो जाएगा, ये द्वैत चलता जाएगा, जो शुरुआत होता है बैरेनियस से, ठीक है। और इस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। फिर जब इतना आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको अमेरिकन भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, इसी बीच में फ्रांसीसी, जर्मनियों के बाद फ्रांसीसी आ जाएंगे, फ्रांसीसी के बाद अमेरिकन, अमेरिकन के बाद ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तो हमने एक झलक दिखलाया कि किस तरीके से आपको अपने भौगोलिक विचारधारा के क्लास को आगे लेकर के चलना है, ठीक है। अब उसके बाद एक झलक थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आप जो है कार्टोग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। जब कार्टोग्राफी की बात करते हैं तो कार्टोग्राफी में सबसे पहला जो सेगमेंट है कि मानचित्रों के प्रदर्शन की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। दूसरा, उच्चावच को दर्शाने की विधि कौन कौन सी है। यहां से सवाल जम के पूछे जाते हैं, बताइए जरा आप लोगों में ये टॉपिक पढ़ा है आपने, मानचित्रों के प्रदर्शन की विधियां। शाहिद रजा, आप उच्चावच के दर्शाने की विधियां बता रहे हैं। हैसूर उच्चावच को दर्शाता है, मानचित्रों को नहीं दर्शाता है जी। थोड़ा थोड़ा तो बहुत पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जितने सवाल देखिए, अब मानचित्र उच्चावच को दर्शाने की विधियां में कंटूर लाइन, हैसूर लाइन, ठीक है। इसमें कोरोप्लेथ मेथड,
ठीक है, कोरोसिमेटिक मेथड, ठीक, से लेकर के सारे चीजों को यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसी तरीके से जो है उच्चावच को प्रदर्शन की विधियां, जिसमें आप कहते हैं परिच्छेदिका पढ़ना है। ठीक है, मिश्रित परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका, ठीक है, ये कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको जानना है। ठीक, हम बात कर रहे थे मानचित्रों के प्रदर्शन की विधियां। मानचित्रों के प्रदर्शन की विधियों की जब बात करेंगे तो इसमें आंकड़ों के प्रदर्शन, यानी भौगोलिक आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ये आपको, जैसे मान लीजिए कि एक ही राज्य है, एक राज्य है और यहां पर एक राज्य में गेहूं, चना, मटर का उत्पादन दिखाना, एक सवाल ये दे दी, या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसल दे दी। जैसे ये तालिका ऐसे बना दे, चार्ट, और ऐसे इसको बांट दे और यहां लिखे यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ठीक, और यहां दे दे गेहूं, ठीक है, यहां दे दे मक्का, यहां दे दे दलहन, यहां दे दे तिलहन, ठीक है, यहां दे दे चावल, ठीक है, और यहां उत्पादन दे दे टन में, ठीक है, 3 कॉलम ऐसे बना दे, ठीक है, उत्पादन दे दे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरह के जो आंकड़े देगा तो आप इसको कौन से मैप से प्रदर्शित करेंगे, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों का उत्पादन। या आपसे सवाल पूछे कि पूरे वर्ष भर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आप किस चार्ट का उपयोग करिएगा, ठीक है, ठीक, स्टील जिन बीवर विधि क्या है, स्टील जिन गियर विधि क्या है, ठीक है, ये सारे जो सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है। और इससे बड़ा हीदर ग्राफ भी आपको पढ़ना है, ऑग्लीव का अर्गोग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक, साथ ही साथ जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हीदर ग्राफ में जब आप जाएंगे वहां से सवाल मैं देखता हूं नेट में हर बार रहता है, कई बार रहता है, ठीक, स्क्रोचिंग कीन रा मग्गी, इस तरीके का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वहां पर भी आपको जाकर के उस सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट, केवल यही दोनों पार्ट को पढ़ाने में हमको कई दिन लग जाएंगे, ये दोनों को पढ़ाने में। जब इतना पढ़ लेते हैं तब आपको पढ़ना है प्रक्षेप, ठीक है, प्रोजेक्ट पढ़ना, प्रोजेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब प्रक्षेप में क्या है, शाहिद रजा इसमें मैप से नहीं तरफा है, मैप की बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं, ठीक है, कि वन लाइनर मैप क्या होता है, जैसे सरल रेखीय मैप क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्लास करिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, वही सारी चीज जो है, तो यह तो हम तो चलती, जैसे प्रवीण रानी जी, हम तो चलते क्लास में केवल आप एक डेमो टाइप का दे रहे हैं, इतने हैं कि आप नाम नहीं सुने हो, ठीक है। मैं कितना बता दूं 40 मिनट क्लास में आपको, मैं बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से सफर है, कितना लंबी चीजें आप लोगों को 1.5 महीने की क्लास में कवर कराना है, सोच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इन्हीं को चुना, ताकि यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, लोग कमजोर होते हैं, लोगों के सवाल गलत होते हैं, तो अगर हम इसी को ढंग से पढ़ा ले जाते हैं, 1.5 महीने में यही पढ़ा कर ढंग से खत्म कर देते हैं, वही 1500 रुपए में वही बहुत है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हालांकि कोशिश तो रहेगी बहुत सारा चीज पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर यही 2 पार्ट आपको बढ़िया मिल जाता है ना, समझिए कि बहुत बढ़िया 1500 रुपए है, ठीक है। तो कहने का मतलब बस ये हुआ कि जब इतना पढ़ लेंगे तब प्रक्षेप आना है। अब प्रक्षेप में दोनों प्रकार, संदर्श प्रक्षेप, असंदर्श प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा पढ़ा जाएगा। अब इसमें असंदर्श प्रक्षेप में जब आते हैं आप, तो यहां पर जो सवाल बनते हैं वह समझ लीजिए कि ज्यादातर जो सवाल है इसमें शुरुआत से चलते हैं, इसमें शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है, फिर आपके गोलाकार प्रक्षेप।
अब इसका अलग अलग एक में 5-5 वर्गीकरण है, ठीक है। एक मानक रेखा वाला संख्याकार प्रक्षेप, 2 मानक रेखा वाला संख्याकार प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, ठीक है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप, बहुसंख्यक प्रक्षेप, इस तरीके से इनके अलग अलग वर्गीकरण है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको एक मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से और कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हाँ, कोनिकल प्रोजेक्शन वही है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और गोलाकार, ठीक। तो ये जो पार्ट हैं ये आपको मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके पास कम समय में चला जाए। रूढ़िवादी प्रक्षेप अब सिलेबस से बाहर चला गया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पेड बैच में आ जाएंगे जहां पर समय ज्यादा रहेगा, वहां पर BR भाटिया जी मैं रूढ़िवादी प्रक्षेप आपको पढ़ा दूंगा। शाहिद रजा, यहाँ से सवाल नहीं आया अब तक? कहाँ से सवाल नहीं आया शाहिद रजा? शाहिद रजा, कहाँ से सवाल नहीं आया था? नहीं आता है? थोड़ा सा जाके सवाल देखिए, पिछले 10 सालों के सवाल उठाकर देखिए। ठीक है, नहीं आता है इसका मतलब नहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है। नहीं आता है का मतलब नहीं पढ़ना नहीं है, सिलेबस में आपके शामिल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जानना है, ठीक है। और पता ना कैसे क्या, जरा 10 सालों के सवाल उठा कर देखिए कि पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद हमसे बात किया करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो यहां से जब सवाल आप देख लेंगे तो चीजों को बहुत बेहतर से हम लोग कर पाएंगे। एक हमने झलक दिखाने का प्रयास किया कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी बीच में मैं आपको बताऊंगा भाई अपनी तैयारी को 1.5 महीने में, इसके पहले पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने, तो अच्छी बात है पढ़ा होगा। अब इस 1.5 महीने में अगर पूरे भूगोल को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है, 1600-1700 रुपए फीस में, और एक बार सारा का सारा सिलेबस अगर कोई चीज छूट भी गया होगा, वो चीजें आपकी नजरों से गुजर जाएंगी, तो क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग इस बार नेट और JRF का ख्वाब देख रहे हैं, वो क्या करें कि इसमें एडमिशन करा लीजिए और मुझसे मिल करके अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। मैं मेहनत करूंगा, आप मुझसे दुगनी मेहनत करिएगा, मैं आपसे तिगुनी मेहनत करूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे पाए, ठीक है। आज तक के लिए बस मैं इतना ही। कल आते ही मैं टॉपिक की शुरुआत करूंगा 7 बजे, और आते ही भौगोलिक विचारधारा से मैं टॉपिक शुरू करूंगा, जिसमें मैं चिर सम्मत काल, रोमन और यूनानी और रोमन को एक ही दिन में पढ़ा करके खत्म करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे, आसानी से चलेंगे, परेशान मत होइएगा। कल से क्लास आपकी शुरुआत हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों से शुभ रात्रि। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, और कहें कि लोग इससे और लोगों को बताइए कि लोग इससे जुड़ें और लाभ लें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग।